बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा मसल्स के टॉपिक पे। ठीक है, मसल्स के टॉपिक पे हमारे 2 से 3 लेक्चर्स होंगे जिसके अंदर हम अपने अपर लिम्ब के तमाम मसल्स को कवर करेंगे और हमारा फोकस बेसिकली मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शन पे होगा, यानी कि मसल्स की अटैचमेंट्स पे होगा। हम मसल्स के जो एक्शंस हैं उनको भी साथ ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन मसल्स की जो नर्व सप्लाई है हम उन्हें अभी डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले स्टार्ट में आर्टीरियल सप्लाई करवाई, फिर वीनस सप्लाई करवाई, फिर वीनस ड्रेनेज करवाई, फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज करवाई। अब मैं आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है एनाटॉमी को समझने के लिए अपर लिम्ब की, वो है मसल्स। मसल्स समझाने के बाद बच्चे मैं आप लोगों को नर्व्स करवाऊंगा और स्पेसिफिकली जो आपके टॉपिक्स हैं जैसे ब्रेस्ट है, एक्सिला है, मैं आपको वो टॉपिक्स करवाऊंगा। ठीक है, तो बच्चे अपर लिम्ब के मसल्स का इंट्रोडक्शन बेसिकली आपको देते हुए ये बताता चलूं कि अपर लिम्ब में कौन कौन से रीजन में हम कौन कौन से कहाँ किन कौन कौन से मसल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपर लिम्ब के अंदर बच्चे सबसे पहले अगर चेस्ट की बात की जाए तो हम लोग चेस्ट के मसल्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपके पेक मसल्स आ जाते हैं, पेक मेजर, पेक माइनर आ जाता है और साथ सब क्लेवियस मसल आ जाता है। उसके अलावा बच्चे हम लोग एक देखेंगे नेक का मॉडिफाइड मसल जो कि नीचे की तरफ आपके अपर लिम्ब में इन्वॉल्व है, दैट इज नोन एज प्लेटिज्मा, हम लोग उसको स्टडी करेंगे। इसके अलावा बच्चे अगर बात की जाए बैक की, तो बैक के मसल्स के अंदर आपका लेटिसिमस डॉर्साई आ जाता है, रोम्बॉइड्स आ जाते हैं, आपके ट्रेपेजियस आ जाता है, लिवेटर स्कैपुली आ जाता है बैक के मसल्स के अंदर। इसके अलावा बच्चे अगर बात की जाए तो स्कैपुलर रीजन के मसल्स हैं जिनका निमोनिक है सिट्स मसल्स। ठीक है, जिसके अंदर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर और सब स्कैपुलरिस आ जाता है। इसके अलावा टीरीज मेजर भी इसके साथ आ जाता है। इसके अलावा बच्चे अब आपके शुरू होते हैं लिम्ब के जो मसल प्रॉपर हैं। आर्म के मसल्स आ जाते हैं। आर्म के दो जो इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, यानी कि आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट इज फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इज एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। तो उसी हिसाब से आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट में ब्रेकियलिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई और कोरेको ब्रेकियलिस आ जाता है। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के अंदर आपको आपके पास ट्राइसेप्स आ जाता है। उसके बाद बच्चे फोर आर्म की बात की जाए तो उसके भी दो ही कंपार्टमेंट्स हैं, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के फर्दर मसल्स आप डिवाइड करते हैं सुपरफिशियल और डीप मसल, जिसके अंदर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। इसके अलावा बच्चे आपका फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। इसके अलावा प्रोनेटर टीरीज, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ये सारे आपके मैंने मिक्स नाम लिए हैं सुपरफिशियल और डीप मसल्स के। ठीक हो गया, अगर कोई मैंने मिस किया तो मैं साथ आगे बताता जाऊंगा। पामेरिस लॉन्गस आ जाता है। इसके अलावा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की अगर फोर आर्म की बात की जाए तो तमाम जो एक्सटेंसर हैं जैसे एक्सटेंसर इंडिसिस है, एक्सटेंसर पोलिसिस है, एक्सटेंसर डिजिटोरम है, ये सारे आपके एक्सटेंसर मसल्स आ जाएंगे। फिर फोर आर्म के बाद जो आपका स्ट्रक्चर आ रहा है दैट इज एक्चुअली योर हैंड, और हैंड के मसल्स जो हैं बच्चे वो तकरीबन 20 मसल्स का के ग्रुप हैं, थिनार एमिनेंस के, हाइपोथेनार एमिनेंस के, और आपके जो मेटाकार्पल्स के बीच में मसल्स हैं, इंट्रोशाए हैं, लंब्राइकल्स हैं। ये सारे मसल्स जो हैं हम लोगों ने इकट्ठे लेक्चर्स में डिस्कस करने हैं ताकि आप लोगों को इमेजेस इनकी बेहतरीन तरीके से मैं दिखा के ऑरिजिन इंसर्शन को क्लियर करता रहूं और साथ ही साथ इनके एक्शंस बताता रहूं। ठीक हो गया, तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Okay, the very first muscle that I am going to teach you is platysma. चैप्टर नंबर 3 के अंदर बच्चे ये दिया हुआ है बीडी एनाटमी के अंदर प्लेटिज्मा का मसल। बच्चे मैं आप लोगों को डिटेल्स इसकी साथ साथ बताऊंगा और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को मसल्स के बताऊंगा वो आप लोगों ने हाईलाइट करने हैं खास तौर पे एमसीक्यूज के लिए। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी। ये बच्चे आपको दोनों साइड का प्लेटिज्मा मसल दिखाया गया है जो कि एक सबक्यूटेनियस मसल है। सबक्यूटेनियस से मुराद ये कि ये आपकी स्किन के जस्ट बीनीथ आपको सुपरफिशियली मिलता है। ठीक है, अब बच्चे अगर हम लोग इसका ओरिजिन इंसर्शन डिस्कस करें तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर ये ह्यूमन नेक है और ये ह्यूमन चेस्ट है, ह्यूमन चेस्ट के ऊपर यहाँ पे जो मसल मौजूद है ऐसे करके दैट इज एक्चुअली पेक मेजर मसल। ठीक है, पेक मेजर मसल के ऊपर जो डीप फेशिया यहाँ पे इसको कवर कर रहा है, पेक मेजर मसल को, उस डीप फेशिया के ऊपर से के सुपरफिशियली ऊपर से मसल अराइज करता है दैट इज नोन एज प्लेटिज्मा।
तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि प्लेटिज्मा का ओरिजिन क्या है, तो आपने कहना है वो फेशिया जो कि पेक मेजर मसल को कवर कर रहा है उसके ऊपर से ये अराइज करता है प्लेटिज्मा मसल, ठीक है। और आपका अपवर्ड्स की तरफ इसके फाइबर ट्रेवल करते हैं, ये देखिए मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ ब्लैक से, अपवर्ड्स ट्रेवल कर रहे हैं और मीडियली ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और क्लेविकल को क्रॉस करते हैं ऊपर की तरफ। और आपको पता होना चाहिए कि नीचे जो आपकी लोअर जॉ की बोन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली दिस इज नोन एज मैंडिबल, ठीक है। तो मैंडिबल पे जाके ये सारे के सारे फाइबर्स जो हैं दोनों साइडों के इंसर्ट हो जाते हैं। अब एक और चीज यहाँ पे हाईलाइट करता चलूं कि जब हम लोग अपर लिम पढ़ते हैं तो अपर लिम के जो मेजॉरिटी मसल्स हैं उनकी जो नर्व सप्लाई है दैट इज फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। ये तो आप लोगों को इतनी नो हाउ तो होगी, लेकिन प्लेटिज्मा बेसिकली पेक्टोरल रीजन का, चेस्ट रीजन का, नेक रीजन का वो मसल है जिसकी नर्व सप्लाई जो है वो एक क्रेनियल नर्व के थ्रू है। आप लोग एफएससी के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि देयर इज अ सेट ऑफ 12 क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व नंबर 7 जिसको हम लोग फेशियल नर्व भी कहते हैं, ये बेसिकली सप्लाई करती है प्लेटिज्मा मसल को। और ये आपका प्रॉफ का टिपिकल एमसीक्यू है, ठीक है। ये आप लोगों को आना चाहिए और इसी अकॉर्डिंग बच्चे मैंने आप लोगों को ये वाली इमेज भी दिखाई है। ये देख सकते हैं कि सारे फाइबर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्लेविकल को क्रॉस करते हुए अपवर्ड्स और मीडियली असेंड करके और आपके मैंडिबल पे और लोअर फेस पे जाके इंसर्ट हो जाते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 के बाकी मसल्स हम डिस्कस करते हैं जो कि पेक्टोरल रीजन के हैं। तो पहला मसल जो इसके अंदर आता है दैट इज पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। अब आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि पेक मेजर का ओरिजिन कहाँ कहाँ से है। मैं अपने एरो से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आप लोग काइंडली इस एरो के ऊपर गौर कीजिएगा क्योंकि मैंने अपनी डायग्राम को आप लोगों के लिए जूम भी कर दिया है। ये देखें, कुछ फाइबर्स जो हैं पेक मेजर के अराइज करते हैं मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल से। इसके अलावा कुछ फाइबर्स अराइज करते हैं आपके स्टर्नम की मेनूब्रियम से, ठीक है, मेनूब्रियम की एंटीरियर सरफेस से। और बाकी फाइबर्स अराइज करते हैं सेकंड से 6 रिब की जो आपकी सरफेस है उससे अराइज करते हैं, ठीक है। स्टर्नल एंड्स हैं बेसिकली, उनसे अराइज करते हैं। तो 3 ऑरिजिन कम से कम आपको यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं दोनों साइड के पेक मेजर के। चौथा ऑरिजिन अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आप लोगों को कि ह्यूमन बींग्स के अंदर फॉर एग्जांपल अगर ये चेस्ट है और यहाँ पे अगर इमेजिनरी वे में मैं डायफ्राम शो कर रहा हूँ तो एक एब्डोमिनल मसल होता है यहाँ पे नीचे करके जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ओब्लीक मसल, ये एक एब्डोमिनल मसल है, ठीक है। तो पेक मेजर मसल के कुछ फाइबर्स एक्सटर्नल ओब्लीक मसल के एपोन्यूरोसिस से भी अराइज करते हैं। अब ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पेक मेजर मसल के फाइबर एब्डोमेन के किस मसल के एपोन्यूरोसिस से अराइज करते हैं। और आपकी ऑप्शंस हैं इंटरनल ओब्लीक, एक्सटर्नल ओब्लीक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, यानी कि एब्डोमेन का कौन सा मसल है। तो एक्सटर्नल ओब्लीक मसल के एपोन्यूरोसिस से। व्हाट इज एन एपोन्यूरोसिस, ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि बेसिकली आप ये देखें कि कभी भी कोई मसल जो होता है ना उसके एंड पे कोई टेंडन होता है जिसके थ्रू मसल जो है वो अटैच होता है, ठीक है। ये टेंडन एक फाइब्रस थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे की तरह का, मोटा धागे की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर अल्लाह ताला टेंडन के बजाय ऐसे करे, इस थिक स्ट्रक्चर के बजाय एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बना दे मसल के एंड पे, ऐसे करके अल्लाह ताला ने डिफरेंट मसल्स के साथ थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के बजाय फ्लैटेंड कोलेजनस स्ट्रक्चर बनाया जो कि कोलेजन का बना हुआ है, तो उसको हम लोग एपोन्यूरोसिस कह देते हैं। यानी कि टेंडन को अगर आप बिल्कुल फ्लैट कर दें तो उसका काउंटर पार्ट एपोन्यूरोसिस बनता है। तो मैंने आपको एमसीक्यू ये बताया कि पेक्टोरलिस मेजर मसल जो है वो एब्डोमेन के एक मसल से भी उसका थोड़ा पार्ट अराइज करता है, दैट इज एक्चुअली नोन एज योर एक्सटर्नल ओब्लीक मसल। अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि पेक मेजर मसल कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहा है। ये देखें बच्चे, मैं आप इस डायग्राम के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा हूँ अपने एरोस से कि ये आपकी ह्यूमरस की बोन है, ठीक है। और ह्यूमरस की बोन के अंदर आपके पास ये ट्यूबरोसिटीज इसने शो की हुई हैं। इनके बीच में बच्चे आप ये देखें कि ये ट्यूबरोस बाइसिपिटल ग्रूव है और बाइसिपिटल ग्रूव के 2 लिप्स हैं, ये लैटरल लिप है एंड दिस वन इज मीडियल लिप, ठीक है।
तो लैटरल लिप के ऊपर आपका जो पेक मेजर मसल है ये उल्टा होके इन्वर्टेड होके, देखें इसके फाइबर्स कर्व होके यहाँ पे लाग रहे हैं, नीचे वाले फाइबर्स ऊपर की तरफ, ऊपर वाले फाइबर्स नीचे की तरफ लाग रहे हैं। ठीक हो गया, ये बिल्कुल आपके सामने क्लियर है। बाइसेपिटल ग्रूव के लैटरल लिप के ऊपर इसकी इंसर्शन है। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि अगर हम लोग इसके एक्शन की बात करें तो ओवरऑल पेक मेजर मसल जो है वो एडक्शन और मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में हेल्प करता है। लेकिन इससे रिलेटेड दो एमसीक्यू आपको लाजमी आने चाहिए कि जो क्लेविकुलर पार्ट है पेक मेजर का वो क्या करता है और जो स्टेनोकोस्टल पार्ट है वो क्या करता है। जो क्लेविकुलर पार्ट है वो फ्लेक्शन ऑफ आर्म में हेल्प करता है और जो स्टेनोकोस्टल पार्ट है बच्चे वो एक्सटेंशन करवाता है फ्लेक्स्ड आर्म की रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। यानी अगर आपने कोई वजन पकड़ा हो और आपका हाथ फ्लेक्स्ड हुआ है तो वो उसको एक्सटेंड कराने में हेल्प करेगा। तो बेसिकली आपके क्लेविकुलर और स्टर्नोकोस्टल पार्ट ऑरिजिन जो हैं बैक मेजर के, उनके फंक्शंस एक दूसरे को ऑपोजिट हैं। ठीक है, आई होप बच्चों कि आप लोगों को जो बेसिक मूवमेंट्स हैं वो ज़रूर आती होंगी और वो मुझे यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को बेसिक मूवमेंट्स नहीं पता फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो काइंडली उसके लिए फिर आप लोगों को लाजमी एक दफ़ा बेसिक जो जनरल एनाटमी है वो पढ़नी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ अभी मसल्स पे फोकस करूंगा, नर्व सप्लाई की बात मैं अभी यहाँ पे नहीं करूंगा। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट मसल जो हम देखने लगे हैं पेक रीजन का, दैट इज पेक माइनर। इसका ओरिजिन आप लोग देखिए, लेकिन ओरिजिन देखने से पहले मैं डायग्राम को आपके लिए जूम कर रहा हूँ कि ये ऊपर आपकी फर्स्ट रिब है जो कि मैनूब्रियम के साथ अटैच्ड है। ये आपकी सेकंड रिब है जो कि मैनूब्रियो स्टर्नल जंक्शन पे, स्टर्नम के बेसिकली दो पार्ट्स है ना, दिस इज मैनूब्रियम ऑफ स्टर्नम एंड दिस इज बॉडी ऑफ स्टर्नम। तो मैनूब्रियम और बॉडी जहां पे मिलते हैं उसको हम लोग मैनूब्रियो स्टर्नल जंक्शन कहते हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया है। मैनूब्रियो स्टर्नल एंगल के लेवल पे हमेशा सेकंड रिब पाई जाती है। ये आपका प्रॉफ का एमसीक्यू है। ठीक है, कौन सी रिब पाई जाती है? सेकंड रिब पाई जाती है। उसके बाद आप ये देखें कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब है नीचे। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब्स जो हैं वो स्टर्नम, ये देखें ये आपकी रिब्स है ना, तो रिब्स के और स्टर्नम के बीच में यहाँ पे कार्टिलेज का पार्ट इंटरवीन कर रहा है, बीच में कार्टिलेज का पार्ट है। तो इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ठीक हो गया, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब्स के कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से एंटीरियरली पेक माइनर मसल अराइज करता है। ऊपर की तरफ लैटरली और अपवर्ड्स इसके फाइबर्स असेंड करते हैं और स्कैपुला के कोराकॉइड प्रोसेस पे, कोराकॉइड प्रोसेस का बेसिकली मीडियल बॉर्डर बनता है, ये उस पे जाके ये इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके पेक माइनर की अटैचमेंट है। इसका काम बच्चे क्या है कि ये सिराटस एंटीरियर मसल के साथ मिलके, पेक माइनर और सिराटस एंटीरियर दोनों मिलके प्रोट्रैक्शन करवाते हैं स्कैपुला की। नाउ व्हाट इज प्रोट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला, ये मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं। बच्चे जैसे हम किसी को पंच मारें, किसी के मुंह पे मुक्का मारें ऐसे जोर से, तो जो हमारे हमारे जो ये हैंड की मूवमेंट है जो कि फॉरवर्ड जाके किसी बंदे के मुंह पे लगे या पंचिंग बैक को लगे, इसे हम प्रोट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और अगर मैंने किसी के मुंह पे या किसी के बैक पे जोर से हाथ मारा है और मारने के बाद मैं उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ खींचता हूं, तो उस मूवमेंट को हम लोग रिट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोट्रैक्शन के मेजर मसल्स हैं पेक माइनर और सिराटस एंटीरियर। थर्ड मसल जो हम स्टडी करने लगे हैं दैट इज सबक्लेवियस मसल। और से देखिएगा बच्चे, आपके सामने ये शोन है, ये फर्स्ट रिब है आपकी, ये नीचे सेकंड रिब है। फर्स्ट रिब का जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है, फर्स्ट रिब के कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से बेसिकली बच्चे आपका ये अराइज कर रहा है सबक्लेवियस मसल। ठीक है, और जाके इंसर्ट हो रहा है क्लेविकल की जो इंफीरियर सरफेस है उसके मिडल वन थर्ड पे। ये आपका मिडल वन थर्ड है ना क्लेविकल की इंफीरियर सरफेस का, इसके ऊपर आपका होता है सबक्लेवियन ग्रूव, इसके ऊपर जाके ये इंसर्ट होता है। बच्चे अक्सर गलती ये करते हैं कि सबक्लेवियस मसल का ओरिजिन कहते हैं क्लेविकल से है और इंसर्शन फर्स्ट रिब पे है, यानी कि ओरिजिन इंसर्शन को उल्टा बता देते हैं। आपने उल्टा नहीं बताना, इंसर्शन इसका क्लेविकल पे है। ठीक है, इस मसल का बच्चे बेसिकली जो फंक्शन है वो यही है
कि ये आपके क्लेविकल को स्टेबलाइज करता है जब शोल्डर जॉइंट डिफरेंट मूवमेंट्स परफॉर्म करता है, ताकि क्लेविकल बहुत ज्यादा ऊपर ना उठे या बहुत ज्यादा नीचे ना गिरे। तो इट इज बेसिकली अ स्टेबलाइजर, a steadying force for clavicle when different movements are performed at the shoulder joint. नेक्स्ट मसल बच्चे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिराटस एंटीरियर। सिराटस एंटीरियर के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जिसके ऊपर आते हैं एमसीक्यूज में भी, एससीक्यूज में भी। आप ये देखें कि ये आपको चेस्ट वॉल का लैटरल व्यू दिखाया है जिसके अंदर स्कैपुला दिखाई है और डिफरेंट रिब्स दिखाई हैं। जो सिराटस एंटीरियर मसल है ये बेसिकली डिजिटेशंस की फॉर्म में अराइज करता है। नाउ व्हाट इज अ डिजिटेशन? बेसिकली जो डिजिट का वर्ड है वो यूज होता है फिंगर्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह की ये जो इसकी स्ट्रक्चर बेसिकली सिराटस एंटीरियर का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्म में है, इसलिए हम इनको डिजिटेशंस कहते हैं। अब दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट रिब्स हैं यहाँ पे, तो जो आपकी पहली 8 रिब्स हैं, पहली 8 रिब, फर्स्ट 8 रिब्स, उनके ऊपर से बच्चे ये 8 डिजिटेशंस ऐसे करके अराइज करती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे रैंडमली शो कर रहा हूँ, आपकी फिगर के अंदर प्रॉपरली यहाँ पे शो किया गया है, ये 8 डिजिटेशंस अराइज कर रही हैं। सारी डिजिटेशंस पीछे की तरफ जाती हैं और स्कैपुला पे जाके इंसर्ट होने की कोशिश करती हैं। अब स्कैपुला पे कहाँ? ये आपका ग्लिनॉइड कैविटी है, ये स्कैपुला है, ठीक है। स्कैपुला की वो सरफेस जो कि चेस्ट वॉल के ऊपर पड़ी हुई है उसको हम लोग कहते हैं कॉस्टल सरफेस, ठीक है। और स्कैपुला के एंगल्स कौन से हैं? दिस इज सुपीरियर एंगल, दिस इज इंफीरियर एंगल, और यहाँ पे ग्लिनॉइड एंगल है या लैटरल एंगल भी इसको हम लोग कह देते हैं। तो जो आपकी 8 डिजिटेशंस हैं उसके अंदर से जो पहली डिजिटेशन है वो रिब से अराइज करते हुए, फॉर एग्जांपल अगर ये एक रिब आ रही थी, फर्स्ट रिब से अराइज करते हुए जाके सुपीरियर एंगल पे लग जाती है। जो नेक्स्ट 2 डिजिटेशंस हैं बच्चे वो आपके मीडियल बॉर्डर पे जाके लगती हैं, यानी कि एक यहाँ और एक यहाँ। और बाकी जो आपकी अगली 5 डिजिटेशंस हैं वो बच्चे सारी की सारी मीडियल बॉर्डर को और इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला को कवर करती हैं। मैं यहाँ पे रैंडमली 5 शो कर रहा हूँ, ठीक है। आई नो कि मेरी डायग्राम बिल्कुल भी नहीं अच्छी, इसलिए मैंने आप लोगों को ये वाली इमेज दिखानी है जिसके अंदर ये सारी डिजिटेशंस अराइज कर रही हैं रिब से और पोस्टीरियरली जा रही हैं और स्कैपुला पे अटैच हो रही हैं। ये देखें बच्चे एक और डायग्राम आपके लिए, ये आपको दिखाया है मैंने। ये सारी की सारी डिजिटेशन अराइज कर रही हैं रिब्स से और पीछे जा रही हैं पोस्टीरियरली और जाके स्कैपुला की कोस्टल सरफेस पे मीडियल बॉर्डर, सुपीरियर एंगल और इंफीरियर एंगल पे जाके लग रही हैं, ठीक है। तो जो इनकी अरेंजमेंट है कि पहली वाली डिजिटेशन सुपीरियर एंगल पे, अगली 2 मीडियल बॉर्डर पे और अगली 5 मीडियल बॉर्डर और इंफीरियर एंगल पे लगती हैं। ये आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए। सेराटस एंटीरियर के बच्चे जितने भी फंक्शंस हैं सब आपकी टिप्स पे होने चाहिए। सबसे पहली बात ये कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई बंदा है और ये किसी को पंच करता है ऐसे करके, तो इसका जो पंचिंग एक्शन है यानी कि इसको हम लोग कहते हैं प्रोट्रैक्शन। तो प्रोट्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट मसल सेराटस एंटीरियर है अलॉन्ग विद पेक माइनर, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि एबडक्शन का भी इंपॉर्टेंट मसल जो है वो सेराटस एंटीरियर है। अब किस किस्म की एबडक्शन, ये मैं आप लोगों को शो कर दूं। फॉर एग्जांपल अगर ये एक बंदा है और ये इसका अपर लिम है, ये अपने अपर लिम को अपनी बॉडी से ऊपर उठाता है, ठीक है, फिर यहाँ तक ले आता है अपने हाथ को, ठीक है, और फिर अपने हाथ को उठा के यहाँ ले जाता है। तो ये जो इसने 180 डिग्री कंप्लीट की है मूवमेंट ऑफ अपर लिम्ब अवे फ्रॉम द बॉडी, इसको हम लोग एबडक्शन कहते हैं। और स्पेसिफिकली जब सर से ऊपर हाथ चला जाता है तो उसको हम लोग ओवरहेड एबडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक बंदा है और ये अपने हाथ को इतना उठा पाता है 15 डिग्री तक, तो 15 डिग्री तक की जो एबडक्शन है ये मसल करवाता है एक जिसका नाम है सुप्रास्पाइनेटस, ठीक हो गया। फिर 90 डिग्री तक की एबडक्शन करवाने के लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल है दैट इज डेल्टॉइड, यानी कि 15 डिग्री से आगे और 90 डिग्री तक डेल्टॉइड के फाइबर्स यूज होते हैं।
और 90 डिग्री से आगे से लेके 180 डिग्री तक ये जो आपकी फर्दर 90 डिग्री की एबडक्शन है, खास तौर पे ओवरहेड एबडक्शन जिसको हम कह रहे हैं, इसके लिए सिराटस एंटीरियर मसल रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे नर्व का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वरना आपका क्लिनिकल प्रॉफ का नहीं कवर होगा। आई थिंक स्नेल्स की एनाटमी और केएलएम के अंदर और बीडी के अंदर तीनों में ये वाला क्लिनिकल दिया हुआ है। क्लिनिकल बेसिकली ये है कि व्हाट इज द नर्व ऑफ बेल। हम नर्व ऑफ बेल किसे कहते हैं बच्चे? बेसिकली लॉन्ग थोरेसिक नर्व को हम लोग नर्व ऑफ बेल कहते हैं। लॉन्ग थोरेसिक नर्व आप लोग पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ते हुए, ये वो नर्व है जो कि सप्लाई करती है सिराटस एंटीरियर मसल को। अगर ये नर्व का लीजन हो जाए, नर्व का डैमेज हो जाए, तो सिराटस एंटीरियर मसल पैरालाइज हो जाएगा। जब सिराटस एंटीरियर मसल पैरालाइज हो जाएगा तो हमारी ओवरहेड एबडक्शन पॉसिबल नहीं होगी, और इसका नुकसान क्या है कि हम लोग बेल रिंग नहीं कर सकेंगे। अब इस बात का क्या मतलब, आप लोग देखें कि चर्चेस के अंदर ऊपर करके टॉप पे ऐसे करके बेल लगी होती है और टेम्पल्स में भी लगी होती है। तो जो बंदा भी चर्च में एंटर करता है वो अपना हाथ ऊपर करके बेल बजाता है, ठीक है। तो अब ये हमने इस मुनासबत से इस नर्व को नाम दिया है कि अगर किसी बंदे में अल्लाह ना करे नर्व ऑफ बेल का पैरालिसिस हो या डैमेज हो, बेसिकली नर्व का डैमेज हो और मसल का पैरालिसिस हो, तो वो बेल नहीं बजा सकेगा। तो ये सिनेरियो आप लोगों को बहुत कॉमनली आता है कि ओवर हेड एबडक्शन के लिए कौन सा मसल रिस्पॉन्सिबल है या ओवर हेड एबडक्शन के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने आपके पास दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस फोकस किए हैं, एक ओवर हेड एबडक्शन और एक प्रोट्रैक्शन। ये दोनों के लिए सिराटस एंटीरियर बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मसल है, ठीक है। दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि सिराटस एंटीरियर मसल अगर पैरालाइज कर दे, पैरालाइज हो जाए, तो क्या होता है कि ये आपकी स्कैपुला है ना, इसका ये वाला जो बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर और जो इंफीरियर एंगल है, ये ओवरली प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे इंसान की बैक पे विंग्स प्रेजेंट हो। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ठीक हो गया? ये आपका, ये भी क्लिनिकल आपकी बुक में दिया, आप लोगों ने एक दफा इसको रीड कर लेना है। इसके अलावा बच्चे आपका सिराटस एंटीरियर मसल फोर्स्ड इंस्पिरेशन में एक्सेसरी मसल के तौर पे यूज होता है और काम आता है आपको इंस्पायर करने में। इसके बाद बच्चे हम लोग आते हैं बैक के मसल्स पे, और बैक के मसल्स जो हैं वो 5 हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। कौन कौन से? ट्रेपेजियस, लेटिसिमस डॉर्साई, ठीक है, लिवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर। बच्चों हम लोग इन मसल्स को स्टडी करने से पहले इनके नामों का मतलब समझ लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। ट्रेपेजियस का तो नाम से पता चल रहा है कि बेसिकली इसका ट्रायंगुलर मसल, ठीक है, ऐसे ट्रायंगुलर करके मसल है तो उसको हम लोग ट्रेपेजियस कहते हैं। लेटिसिमस डॉर्साई का क्या मतलब है? लेटिसिमस का वर्ड लैटिन में यूज होता है ब्रॉडेस्ट के लिए, यानी कि जिसकी विड्थ सबसे ज्यादा हो। तो बेसिकली लेटिसिमस डॉर्साई को हम लोग कहते हैं ब्रॉडेस्ट मसल ऑफ द बैक, सबसे चौड़ा मसल। डॉर्साई का मतलब है बैक, ठीक है। लिवेटर स्कैपुली का क्या मतलब है? स्कैपुला को एलिवेट करने वाला मसल, लिवेटर, ठीक है, एलिवेटर है बेसिकली ये। और बाकी आपके दो मसल्स हैं, रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर। तो रोम्बॉइड शेप बेसिकली कैसे होती है? रोम्बॉइड शेप का दूसरा नाम होता है पैरेललोग्राम, ठीक है, यानी कि एक ऐसी शेप जिसके अंदर दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इस मसल का क्रॉस सेक्शनल शेप बेसिकली ऐसी बनती है। मसल्स के नामों के मतलब पता होंगे तो आप लोगों को ज्यादा चीजें अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब होंगी। और मुझे अच्छे से याद है कि मेरे जनरल एनाटमी के वाइवा में मुझसे ये पूछा गया था कि रोम्बॉइड का मतलब क्या है। ट्रेपेजियस मसल पे फर्दर जाने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं कि बेसिकली ट्रेपेजियम मैथ्स के अंदर हम लोग एक शेप भी पढ़ते थे जो कि रोम्बॉइड से थोड़ी डिफरेंट है, जिसके अंदर दो लाइंस आपस में तो पैरेलल होती हैं लेकिन अनइक्वल लेंथ की होती हैं। ये देखें, ये वाली छोटी है, ये वाली बड़ी है, तो ये इसने जाके इसको ज्वाइन किया। इस शेप को बेसिकली हम लोग ट्रेपेजियम की शेप कहते हैं।
ओके बच्चे, तो ट्रेपेजियस मसल का ओरिजिन समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बेस ऑफ स्कल की यानी कि स्कल की एनाटॉमी क्या है। यहाँ पे बच्चे एक पॉइंट होता है, एक लाइन होती है स्कल की बैक साइड पे, जिसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर न्यूकल लाइन। मैं अभी आपको ड्रॉ करके भी बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोट्रूबरेंस आती है, एक प्रोमिनेंस, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, यानी कि ऑक्सीपिटल बोन की प्रोट्रूबरेंस। फिर नीचे बचे यहाँ पे एक लिगामेंट होती है नेक की, जिसको हम लोग कहते हैं लिगामेंटम न्यूकी, NUCHAE। और उसके बाद आपकी C7 स्पाइन, C7 वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस। उससे नीचे बचे T1 से T12 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस। इन सब से ये अराइज करता है आपका मसल नोन एज ट्रेपेजियस। ठीक है, परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों को एक एक स्ट्रक्चर समझाऊंगा। ये देखें बच्चे, आपके लिए इमेज निकाला है बैक ऑफ स्कल का। परेशान नहीं होना, जिस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ सिर्फ उसको भी आपने देखना है। ये बैक ऑफ स्कल है और ये इसके अंदर ऑरेंज येलो कलर की ऑक्सीपिटल बोन है। ठीक है, इसको अगर मैं आपके लिए जूम करूँ तो आप ये देखें कि ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर ये हल्की सी यहाँ पे लाइन होती है दोनों साइड्स पे। इस लाइन को हम लोग कहते हैं सुपीरियर न्यूकल लाइन। ठीक है, न्यूकल, NUCHAL। जो न्यूकल का वर्ड है ना, NUCHAL, जो यहाँ पे लिखा है, न्यूकल का वर्ड बेसिकली यूज होता है बैक ऑफ नेक के लिए। और बैक ऑफ नेक के लिए एक और भी कॉमन इंग्लिश में वर्ड यूज होता है जिसे हम कहते हैं नेप, NAPE। ठीक है, तो नेप या न्यूकल, ये न्यूकल लाइन है आपके स्कल की बैक पे। ठीक है, सुपीरियर वाली। और इसी के साथ यहाँ पे एक स्वेलिंग होती है, बोनी स्वेलिंग, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। प्रोट्रूबरेंस का मतलब होता है प्रोमिनेंस। ठीक है, यहाँ ये आपको दो मार्क्स समझ आ गए, लैंडमार्क्स। यहाँ से आपका राइज करता है ट्रेपेजियस मसल। नीचे यहाँ पे एक लिगामेंट रन करती है बिल्कुल मिड लाइन के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं लिगामेंटम न्यूकी। ये देखिए, मैंने आपके लिए एक और इमेज निकाला है जिसके अंदर आपको ये वर्टिब्री दिखाई दे रहे हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। ये सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं। इनके बच्चे ये देखिए, मेरा एरो को फॉलो करेंगे तो चीज़ समझ आएगी। इनके ये एंड पे जो प्रोसेसेस निकले हैं, इनको हम लोग स्पाइनस प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर ये लिगामेंट एक ब्रॉड सी रन कर रही है, जिसको हम लोग कहते हैं लिगामेंटम न्यूकी। तो ये बेसिकली बच्चे आपके पास ओरिजिन है ट्रेपेजियस मसल का, कि ट्रेपेजियस मसल आपके पास यहाँ यहाँ इन पॉइंट्स पे लगता है। ठीक है, अब मैं दोबारा इस डायग्राम को हाईलाइट करता हूँ। सुपीरियर न्यूकल लाइन के ऊपर लगता है आपका ट्रेपेजियस मसल, इसके ओरिजिनेट कर रहा है। इसके अलावा एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस पे यहाँ पे बच्चे इन्होंने दिखाई, लेबल करके नहीं है क्योंकि ऊपर मसल कवर कर रहा है, वरना यहाँ पे प्रेजेंट होती है लिगामेंटम न्यूकी। और नीचे के जितने भी आपके वर्टेब्रा हैं, थोरेसिक वर्टेब्रा T1 से T12 तक, इन सब के स्पाइनस प्रोसेसेस से अराइज करता है ट्रेपेजियस मसल। अब ये तो ट्रेपेजियस मसल का ओरिजिन हो गया। तो बच्चे, ट्रेपेजियस की इंसर्शन समझने के लिए आप लोग ये देखें, यहाँ पे मैं शो करता हूँ ऐसे करके, ये क्लेविकल है। ठीक है, ये क्लेविकल के साथ यहाँ पे बच्चे आपका ज्वाइंट बन रहा है, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पे बच्चे आपकी स्कैपुला बोन है, और स्कैपुला का यहाँ पे ये ऐसे करके स्पाइन है। ठीक है, ये मैंने शो कर दिया। तो बेसिकली ट्रेपेजियस की अटैचमेंट ऐसे होती है कि जो लेटरल 1/3 है क्लेविकल का, इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे, साथ ही साथ ये इधर फाइबर्स के लगेंगे अपर फाइबर्स। मिडिल फाइबर्स लगते हैं बच्चे एक्रोमियन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कवर करते हैं। और लोअर फाइबर्स लगते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे। तो ये जो बेसिकली आपका बना है, दिस इज द एक्चुअल इंसर्शन ऑफ ट्रेपेजियस मसल। आप लोग इस डायग्राम को यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये ब्लू कलर में इसने हाईलाइट करके दिखाया है रिंग की फॉर्म में। ये ट्रेपेजियस मसल के इंसर्शन है। एक्शंस की बात की जाए बच्चे, तो जो अपर फाइबर्स हैं ट्रेपेजियस के, ये लिवेटर स्कैपुली मसल के साथ मिलके स्कैपुला को श्रग करवाते हैं। जैसे हम लोग शोल्डर श्रग करते हैं ना, ऐसे ऊपर उठा के नीचे गिराते हैं ढीला करके, तो अपर फाइबर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जो मिडिल फाइबर्स हैं बच्चे ट्रेपेजियस के, ये कंट्रीब्यूट करते हैं अलोंग विद द रोम्बॉइड माइनर एंड मेजर इन द रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला। जैसे मैंने आपको बताया था कि पंच करते हुए स्कैपुला प्रोट्रैक्ट होती है,
तो पंच विड्रॉ करते हुए स्कैपुला रिट्रैक्ट होती है। तो पंचिंग मसल सिराटस एंटीरियर था और रिट्रैक्शन का मेन मसल ट्रेपेजियस है अलोंग विद रोम्बॉइड्स, ठीक है। और प्रोट्रैक्शन के अंदर सिराटस एंटीरियर विद पेक माइनर। ये अब आपको याद हो जानी चाहिए, मेरे साथ ये चीजें याद हो जानी चाहिए। इसके अलावा जो अपर और लोअर फाइबर्स हैं ट्रेपेजियस की, ये मिल के स्कैपुला को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और स्कैपुला की रोटेशन करवाते हैं चेस्ट वॉल के ऊपर, जो आपकी चेस्ट वॉल है ना पोस्टीरियरली, उसके ऊपर स्कैपुला की ग्लाइडिंग मोशन करवाते हैं। ओके बच्चे, ब्रॉडेस्ट मसल ऑफ द बैक लेटिसिमस डॉर्साई को हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, जिसके मल्टीपल ऑरिजन्स हैं। सबसे पहले आप ये देखो, मैं इस डायग्राम को जूम करता हूँ कि ये नीचे आपकी हिप बोन है और हिप बोन का ये आइलिक क्रेस्ट है, ठीक है। तो आइलिक क्रेस्ट का जो बच्चे पोस्टीरियर 1/3 है, पीछे की तरफ जो 1/3 है पोस्टीरियर और आउटर, इससे अराइज कर रहा है इसका एक ऑरिजन। नंबर 2, आप ये देखो कि यहाँ पे एक फेशिया रन करता है जिसको हम लोग कहते हैं थोरेकोलंबर फेशिया, थॉरैक्स और लंबर को पोस्टीरियरली कवर करने वाला फेशिया, ठीक है। यहाँ पे इसने थोरेकोलंबर एपोन्यूरोसिस लिखा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी आप सिर्फ इस डायग्राम को देखो, थोरेकोलंबर फेशिया याद करना अभी आपका टारगेट नहीं है, उससे अराइज करता है। तीसरा इसका ऑरिजन है T7 से T12 वर्टिब्रा तक, उनसे अराइज करता है, ठीक है। T7 से T12 वर्टिब्रा तक अराइज करता है। यहाँ डायग्राम में T7 से L5 लिखा है, आपने परेशान नहीं होना, आपने बुक में आपकी T7 से T12 लिखा है, आपने वो ही फॉलो करना है, ठीक है। और चौथा इसका ओरिजिन है ये जो इंफीरियर एंगल है स्कैपुला का, इससे भी ये अराइज करता है। तो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? आइलिक क्रेस्ट का पोस्टीरियर, 1/3 आउटर लिप, थोरेकोलंबर फेशिया, T7 से T12 वर्टिब्री की स्पाइनस प्रोसेसेस और इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, इनसे अराइज करके बच्चे ये इंसर्ट करता है आपके बाइसेपिटल ग्रूव के फ्लोर पे। मैंने आप लोगों को एक निमोनिक लिखवाया था, लेडी बिटवीन टू मेजर्स, लेडी बिटवीन टू मेजर्स से यही मुराद थी आपकी मेरी, ये बेसिकली अगर ह्यूमरस है, ये बाइसेपिटल ग्रूव है ऐसे करके, ये ऐसे, तो बाइसेपिटल ग्रूव पे लैटरली यहाँ पे जो मसल लगता है दैट इज पेक मेजर, और मीडियली जो मसल लगता है यहाँ पे दैट इज टीरीज मेजर, और इनके दरमियान में जो मसल लगता है यहाँ पे दैट इज लेटिसिमस डॉर्साई। तो लेडी बिटवीन टू मेजर्स इज द एक्चुअल निमोनिक, ठीक हो गया। क्योंकि ये इंतहाई पावरफुल मसल है लेटिसिमस डॉर्साई आपकी बैक का, तो ये एडक्शन, एक्सटेंशन और मीडियल रोटेशन करवाता है शोल्डर जॉइंट की, बिल्कुल जैसे स्विमिंग में करते हैं, रोइंग में करते हैं, क्लाइंबिंग में करते हैं या पुलिंग में करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके ये एक्शन है, ये आपको आने चाहिए। इसके अलावा जितने भी आपके एफर्ट्स होते हैं जिनके अंदर एक्सपायरेशन इन्वॉल्व होती है, वॉयलेंट एक्सपायरेशन जैसे कफिंग और स्नीजिंग, उनमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्लाइंबिंग मसल कहते हैं। लेटिसिमस डॉर्साई इज नोन टू बी कॉल्ड क्लाइंबिंग मसल, और ये आपके प्रॉफ का एमसीक्यू है। आपको सिनेरियो दिया जा सकता है, एक माउंटेनियर है जो कि माउंटेन को क्लाइंब कर रहा है, या आप स्टेयर्स को क्लाइंब कर रहे हैं, प्राइमरीली किस मसल ऑफ बैक की वजह से? तो योर आंसर शुड बी लेटिसिमस डॉर्साई। नेक्स्ट बच्चे जो बैक का मसल आता है दैट इज लिवेटर स्कैपुली। बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, बहुत इजी है। लिवेटर स्कैपुली बेसिकली अपर 4 सर्वाइकल वर्टिब्री जो हैं उनसे अराइज कर रहा है, ठीक है। C1, C2, C3, C4 सर्वाइकल वर्टिब्रे के ट्रांसवर्स प्रोसेस से अराइज करता है दोनों साइड्स पे, और नीचे जाके इंसर्ट हो जाता है स्कैपुला के ऊपर, स्कैपुला के सुपीरियर बॉर्डर पे। लेकिन याद रखना है कि स्कैपुला के सुपीरियर बॉर्डर की कोस्टल सरफेस पे, पोस्टीरियर सरफेस पे नहीं। जो स्कैपुला की एंटीरियर सरफेस होती है उसी को ही हम लोग सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं, या उसी को ही हम लोग एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला कहते हैं, या उसी को ही हम लोग कोस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला कहते हैं। ये आपका लिवेटर स्कैपुली मसल है, और मैंने पहले भी ये बात बिल्कुल क्लियर की थी कि लिवेटर स्कैपुली मसल जो है वो स्कैपुला की एलिवेशन के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल इसकी बात याद होनी चाहिए।
नेक्स्ट जो बच्चे आपके दो मसल्स आते हैं, दे आर एक्चुअली रोम्बॉइड्स, और मैंने बताया था दे रिजेंबल द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम। रोम्बॉइड माइनर को आपने पहले बताना है, ये याद रखना है। ये ना हो रोम्बॉइड मेजर का नाम मेजर समझ के वो ही पहले बताएं, नो। रोम्बॉइड माइनर जो है ये आपकी यहाँ पे जो लिगामेंट लगी होती है नोन एज लिगामेंटम न्यूकी, उसके लोअर एंड से और साथ सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 और T1, इन दोनों के स्पाइनस प्रोसेसेस से अराइज करता है। अगर आपको स्पाइनस प्रोसेस अभी नहीं समझ आया तो आप लोग लेक्चर को दोबारा एक दफा खोल के देखें, मैंने स्पाइनस प्रोसेसेस बीच में दिखाए हैं, ठीक है। तो ये देखें C7 और T1 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस और लिगामेंटम न्यूकी के लोअर एंड से अराइज करता है रोम्बॉइड माइनर, और जाके इंसर्ट हो जाता है स्पाइन ऑफ स्कैपुला की रूट पे, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाता हूं ड्रॉ करके कि स्पाइन ऑफ स्कैपुला की रूट क्या होती है। रोम्बॉइड मेजर मसल अराइज करता है T2 से T5, T2 से T5 थोरेसिक वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेसेस से, और इंसर्ट होता है जाके मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे रूट ऑफ स्पाइन से नीचे नीचे। जो मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला का, इसी का ही दूसरा नाम वर्टिब्रल बॉर्डर भी है। मैं आप लोगों को स्कैपुला की एनाटॉमी बैक से अगर दिखाऊं तो ये कुछ यूं बनती है कि फॉर एग्जांपल ये ग्लिनॉइड कैविटी है, और बच्चे यहाँ पे जाके सुप्रा स्कैपुलर नॉच है ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ आपके पास एक स्पाइनस प्रोसेस है। इस स्पाइनस प्रोसेस का जो ओरिजिन है ये, इसको हम लोग कहते हैं रूट ऑफ स्पाइन। इससे ऊपर ऊपर आपकी इंसर्शन होती है रोम्बॉइड माइनर की, और इससे नीचे नीचे इंसर्शन होती है यहाँ तक रोम्बॉइड मेजर की। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये थे बच्चे आपके रोम्बॉइड मसल्स, और रोम्बॉइड्स का एक्शन बेसिकली क्या है कि ये ट्रेपेजियस मसल के अलोंग रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला में हेल्प करते हैं। रिट्रैक्शन मैं दोबारा बताऊं कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक बंदा है, इसने पंच किया ऐसे करके, अगर ये स्पंज को विड्रॉ करता है तो यहाँ पे जो पीछे की तरफ विड्रॉल पे मूवमेंट होगी इसको रिट्रैक्शन कहेंगे, और उसमें ट्रेपेजियस और रोम्बॉइड्स इंपॉर्टेंट है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग बाकी मसल्स डिस्कस करेंगे।